नमस्कार दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज के एपिसोड शुरू करते हैं। जेम्स रिडल हप्पा एक अमेरिकी श्रमिक संघ नेता थे जिन्होंने 1957 से 1971 तक इंटरनेशनल ब्रदरहुड ऑफ टीमस्टर्स (IBT) के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। कम उम्र से ही हाफा एक यूनियन कार्यकर्ता थे। वह अपने 20 के दशक के मध्य तक IBT के साथ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय व्यक्ति बन गए थे। 1952 तक वो IBT के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और 1957 और 1971 के बीच वो इसके महासचिव थे। उन्होंने 1964 में नेशनल मास्टर फ्रेट एग्रीमेंट के साथ टीमस्टर्स दौरों के लिए पहला राष्ट्रीय समझौता हासिल किया। उन्होंने यूनियन के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जो अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका में सदस्यता के हिसाब से सबसे बड़ा बन गया, जिसके नेता के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान 2.3 मिलियन से अधिक सदस्य थे। हाफा अपने टीमस्टर्स कार्य के शुरुआती वर्षों से ही संगठित अपराध में शामिल हो गए। यह संबंध 1975 में उनके लापता होने तक जारी रहा। उन्हें 1964 में 2 अलग अलग मुकदमों में जूरी से छेड़छाड़, रिश्वत लेने का प्रयास, साजिश, साथ ही मेल और वायर धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया था। उन्हें 1967 में कैद किया गया और 13 साल की सज़ा सुनाई गई। 1971 के मध्य में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के साथ एक कम्यूटेशन समझौते के तहत संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उसी वर्ष बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन उन्हें 1980 तक संघ की गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया गया। समर्थन हासिल करने और IBT नेतृत्व में लौटने की उम्मीद में उन्होंने आदेश को पलटने का असफल प्रयास किया। होफा 30 जुलाई 1975 को गायब हो गया। माना जाता है कि माफिया ने उसकी हत्या कर दी थी और 1982 में उसे कानूनी रूप से मृत घोषित कर दिया गया था। होफा की विरासत और उसके लापता होने की परिस्थितियों पर बहस जारी है। हाफा का जन्म ब्राज़ील इंडियाना में 14 फरवरी 1913 को जॉन और वियोला हाफा के घर पर हुआ था। उनके पिता, जो जर्मन वंश के थे, जिसे अब पेंसिल्वेनिया डच के रूप में जाना जाता है, 1920 में फेफड़ों की बीमारी से मर गए जब हाफा 7 साल के थे। उनकी मां आयरिश वंश की थी। परिवार 1924 में डेट्रॉइट चला गया, जहां हाफा का पालन पोषण हुआ और उन्होंने अपना बाकी जीवन वहीं बिताया। उन्होंने 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पूर्णकालिक शारीरिक श्रम की नौकरी शुरू कर दी। हाफा ने 25 सितंबर 1937 को ओहियो के बॉलिंग ग्रीन में पुलिस मूल की 18 वर्षीय डेट्रॉइट लॉन्ड्री कर्मचारी जोसेफिन पंजीवाग से शादी की। इस जोड़े की मुलाकात 6 महीने पहले एक गैर संगठित लॉन्ड्री कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान हुई थी। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी बारबरा एन कैंसर और एक बेटा जेम्स पी हप्पा। हाफन्स ने 1939 में उत्तर पश्चिमी डेट्रॉइट में एक मामूली घर के लिए $6,800 का भुगतान किया। बाद में परिवार के पास डेट्रॉइट के उत्तर में मिशिगन के ओरियन टाउनशिप में एक साधारण ग्रीष्मकालीन झील के किनारे कॉटेज था। होपा ने किशोरावस्था में ही एक किराने की दुकान में काम करके जमीनी स्तर पर संघ के संगठनात्मक कार्य की शुरुआत की।
यहाँ घटिया वेतन मिलता था और न्यूनतम नौकरी सुरक्षा के साथ काम करने की खराब परिस्थितियों प्रदान की जाती थी। कर्मचारी उस स्थिति से नाखुश थे और उन्होंने अपने वेतन को बेहतर बनाने के लिए एक संघ बनाने की कोशिश की। हालांकि होफा युवा थे, लेकिन उस भूमिका में उनके साहस और मिलनसारिता ने साथी कर्मचारियों को प्रभावित किया और वो नेतृत्व की स्थिति में पहुंच गए। 1932 तक एक अपमानजनक शिफ्ट फोरमैन के लिए काम करने से इनकार करने के बाद होफा ने किराने की दुकान छोड़ दी। आंशिक रूप से उनकी संघ गतिविधियों के कारण फिर उन्हें डेट्रॉइट में टिम्स्टर के लोकल 299 के साथ एक आयोजक बनने के लिए आमंत्रित किया गया। 1903 में स्थापित टिम्स्टर्स के 1933 में 75,000 सदस्य थे। अन्य यूनियन नेताओं के साथ होफा के काम के परिणाम स्वरूप उन्होंने स्थानीय यूनियन ट्रकर समूह को क्षेत्रीय खंडों में और फिर एक राष्ट्रीय निकाय में समेकित किया, जिसे होफा ने अंततः 2 दशकों में पूरा किया। 1936 तक सदस्यता बढ़कर 1,70,000 सदस्य हो गए और 3 साल बाद 4,20,000 हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद की उछाल में यह संख्या लगातार बढ़ती गई और अंततः 1951 तक 1 मिलियन सदस्यों को पार कर गई। टिम्स्टर्स ने पूरे मिडवेस्ट और फिर पूरे देश में ट्रक ड्राइवरों और वेयरहाउस मैन को संगठित किया। होफा ने यूनियन के त्वरित हड़तालों, द्वितीयक बहिष्कारों और एक कंपनी में यूनियन की ताकत का लाभ उठाने, दूसरी में श्रमिकों को संगठित करने और अंततः अन्य कंपनियों में अनुबंध की मांगों को जीतने के अन्य साधनों के कुशल उपयोग में एक प्रमुख भूमिका निभाई। 1930 के दशक की शुरुआत में शुरू होने वाली इस प्रक्रिया में कई साल लग गए, जिसने अंततः टिम्स्टर्स को संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे शक्तिशाली यूनियनों में से एक होने की स्थिति में ला खड़ा किया। उस दौर में ट्रकिंग यूनियन संगठित अपराध के तत्वों से काफ़ी प्रभावित थे और कई मामलों में उनके द्वारा नियंत्रित थे। ट्रकिंग यूनियनों को एकीकृत करने और उनका विस्तार करने के लिए हापा को डेट्रॉइट क्षेत्र से शुरुआत करते हुए कई गैंगस्टरों के साथ समझौता और व्यवस्था करनी पड़ी। यूनियन के बढ़ने के साथ ही आईबीटी पर संगठित अपराध का प्रभाव बढ़ता गया। होफा ने टिम्स्टर्स को कांग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन सहित अन्य यूनियनों द्वारा किए गए छापों से बचाने के लिए काम किया और उन्होंने 1930 के दशक के अंत से 1940 के दशक के अंत तक मिडवेस्ट में टिम्स्टर्स के प्रभाव को बढ़ाया। हालांकि उन्होंने वास्तव में कभी ट्रक ड्राइवर के रूप में काम नहीं किया, लेकिन वो दिसंबर 1946 में लोकल 299 के अध्यक्ष बन गए। इसके तुरंत बाद वो डेट्रॉइट क्षेत्र के स्थानीय लोगों के संयुक्त समूह का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़े और बाद में मिशिगन टिम्स्टर समूहों के प्रमुख बन गए। इस बीच होफा ने युद्ध के प्रयासों में सहायता करने के लिए माल ढुलाई को सुचारू रूप से चलाकर राष्ट्र के लिए अपने यूनियन नेतृत्व कौशल के अधिक मूल्यवान होने का सफलतापूर्वक मामला बनाकर द्वितीय विश्व युद्ध में सैन्य सेवा से मोहलत प्राप्त की। लॉस एंजल्स में 1952 के आईबीटी सम्मेलन में होफा को आने वाले राष्ट्रपति डेव बेक द्वारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जो डेनियल जे टोबिन के उत्तराधिकारी थे, जो 1907 से अध्यक्ष थे। होफा ने सम्मेलन में बेक के लिए सेंट्रल स्टेट्स के क्षेत्रीय समर्थन को सुरक्षित करके टोबिन के खिलाफ एक अंतरिम विद्रोह को दबा दिया था। बदले में बेक ने होफा को उपाध्यक्ष बनाया। 1952 में न्यूयॉर्क में रहने वाले एक छोटे अपराधी मार्विन एल्काइन को गैंगस्टर एंथनी सालेनो ने होफा के ड्राइवर के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया था।
2008 में एक साक्षात्कार में एल्काइन ने ड्राइवर के रूप में अपने 4 साल के काम के बारे में कहा, श्री होपा एक बहुत ही डराने वाले व्यक्ति थे। इस व्यक्ति को किसी भी चीज़ का डर नहीं था, बहुत कम भावनाएं दिखाते थे, उनमें बिल्कुल भी हंस की भावना नहीं थी और वो अपने संघ से जुड़े लोगों के प्रति समर्पित थे। जब आप इन लोगों को ड्राइव करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो नहीं जानते कि आप वहाँ हैं। आप कार का एक हिस्सा बन जाते हैं, जैसे कि एक अतिरिक्त गियर शिफ्ट या ब्रेक, और वो बात करते हैं। आईबीटी ने अपना मुख्यालय इंडियानापोलिस से वाशिंगटन डीसी में स्थानांतरित कर दिया और 1955 में राजधानी में एक बड़े कार्यालय भवन पर कब्जा कर लिया। आईबीटी स्टाफ का भी विस्तार किया गया, जिसमें अनुबंध वार्ता में सहायता के लिए कई वकीलों को काम पर रखा गया। 1952 में उपराष्ट्रपति के रूप में अपने चुनाव के बाद हाफा ने अपना ज़्यादातर समय डेट्रॉइट से दूर बिताना शुरू कर दिया, या तो वाशिंगटन में या अपनी विस्तारित जिम्मेदारियों के लिए देश भर में यात्रा करते हुए। हाफा के निजी वकील बिल ओफालिनो थे। होपा ने 1957 में फ्लोरिडा के मियामी बीच में हुए सम्मेलन में टीम्स्टर्स की अध्यक्षता संभाली। उनके पूर्ववर्ती बेक मार्च 1957 में श्रम या प्रबंधन क्षेत्र में अनुचित गतिविधियों पर जॉन एल मैक्लेलन के नेतृत्व वाली अमेरिकी सीनेट की चयन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने 140 बार 5वां संशोधन लिया था। जब आईबीटी सम्मेलन हुआ तब बेक पर अभियोग चलाया जा रहा था कि सिएटल में आयोजित धोखाधड़ी के मुकदमे में उन्हें दोषी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया। मैक्लेलन समिति के परिणाम स्वरूप 1957 में हाफा को प्रमुख आपराधिक जांच का सामना करना पड़ा। 14 मई 1957 को हाफा को चयन समिति के एक सहयोगी को रिश्वत देने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हाफा ने आरोपों से इनकार किया और बाद में बरी कर दिया गया, लेकिन गिरफ्तारी ने अगले हफ्तों में अतिरिक्त जांच और अधिक गिरफ्तारियों और अभियोगों को जन्म दिया। जब जॉन एफ कैनेडी 1960 में राष्ट्रपति चुने गए तो उन्होंने अपने छोटे भाई रॉबर्ट को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया। मैक्लेलन उपसमिति के वकील के रूप में काम करते हुए रॉबर्ट कैनेडी हाफा को दोषी ठहराने के पहले के प्रयासों में निराश हो चुके थे। 1961 से अटॉर्नी जनरल के रूप में कैनेडी ने संगठित अपराध पर एक मजबूत हमला किया और उन्होंने अभियोजकों को और जांचकर्ताओं के तथाकथित गेट हाफा को दस्ते के साथ काम किया। मई 1963 में हाफा को टेनेसी में जूरी से छेड़छाड़ करने के लिए दोषी ठहराया गया था। उन पर नेशविले में 1962 के षड्यंत्र के मुकदमे के दौरान एक ग्रैंड जूरी सदस्यों को रिश्वत देने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था। हाफा को 4 मार्च 1964 को दोषी ठहराया गया और बाद में उन्हें 8 साल की जेल और $10,000 के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। अपनी अपील के दौरान जमानत पर रहते हुए हाफा को 26 जुलाई 1964 को शिकागो में आयोजित दूसरे मुकदमे में साजिश के एक मामले और टीम्स्टर के पेंशन फंड के अनुचित उपयोग के लिए मेल और वायर धोखाधड़ी के 3 मामलों में दोषी ठहराया गया और उन्हें 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। हाफा ने अगले 3 साल अपनी 1964 की सजाओं के खिलाफ अपील करने में असफल रहे। उनके मुख्य वकील सेंट लुइस के बचाव पक्ष के वकील मॉरिस सेनकर द्वारा दायर अपीलों अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उन्होंने 7 मार्च 1967 को पेंसिल्वेनिया के लुइसबर्ग संघीय प्रायद्वीप में 13 साल के अपनी कुल जेल की सज़ा काटनी
शुरू की। 23 दिसंबर 1971 को 13 साल की सज़ा के 5 साल से भी कम समय बाद हापा को जेल से रिहा कर दिया गया। जब अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इसी सज़ा काट चुके समय में बदल दिया। हापा के पिछले इस्तीफे के परिणाम स्वरूप उन्हें टीम्स्टर रिटायरमेंट और फैमिली प्रोटेक्शन प्लान द्वारा $1.75 मिलियन की एक मुफ्त समाप्ति लाभ प्रदान किया गया। टीम्स्टर के साथ उस तरह का पेंशन समझौता कभी नहीं हुआ था। फिर आईबीटी ने 1972 में राष्ट्रपति पद के लिए फिर से चुनाव लड़ने के लिए रिपब्लिकन निक्सन का समर्थन किया। पिछले चुनावों में संघ ने आमतौर पर डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों का समर्थन किया था, लेकिन 1960 में निक्सन का समर्थन किया। हापा ने अपनी स्वतंत्रता वापस पा ली, लेकिन निक्सन से मिली सज़ा में छूट ने हापा को 6 मार्च 1980 तक किसी भी श्रमिक संगठन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रबंधन में संलग्न होने की अनुमति नहीं दी। होपा ने तर्क दिया कि उन्होंने कभी भी उस शर्त पर सहमति नहीं जताई थी। होपा ने अटॉर्नी जनरल जॉन एन मिशेल और व्हाइट हाउस के विशेष वकील चार्ल्स कोल्सन सहित निक्सन प्रशासन के वरिष्ठ लोगों पर उस शर्त को लागू करके उनके अधिकारों से वंचित करने का आरोप लगाया। यह संदेह था कि टीम्स्टर्स के नेतृत्व के अनुरोध के कारण होपा पर यह शर्त लगाई गई थी, लेकिन फिट्जसिमन्स ने इससे इनकार कर दिया था। 1973 तक होपा टीम्स्टर्स के राष्ट्रपति पद को फिर से जब्त करने की योजना बना रहे थे। होपा ने प्रतिबंध को अमान्य करने के लिए मुकदमा दायर किया ताकि वह टीम्स्टर्स पर अपनी शक्ति को फिर से स्थापित कर सके। निक्सन के पूर्व व्हाइट हाउस वकील जॉन डीन 1974 की अदालती कार्यवाही में बयान देने के लिए बुलाए गए लोगों में से थे। डीन, जो 1973 के मध्य तक वाटरगेट घोटाले से उत्पन्न अभियोजन में सरकारी गवाह के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे, निक्सन के अनुरोध पर 1971 में इस खंड का मसौदा तैयार किया था। हापा ने अंततः अपनी अदालती लड़ाई खो दी, क्योंकि अदालत ने फैसला सुनाया कि निक्सन ने प्रतिबंध लगाकर अपनी शक्तियों के भीतर काम किया था, क्योंकि यह हापा के कदाचार पर आधारित था जब वह टीम्स्टर अधिकारी के रूप में सेवा कर रहा था। तो आज की एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए कहानी के साथ। रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।